गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो बीए पार्ट 1 की क्लास है उसमें हम संगठन के क्या सिद्धांत होते हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। संगठन से जो अभिप्राय है वो एक संरचना से किसी भी कार्य को करने के लिए एक संस्था या संगठन की आवश्यकता होती है जिसके कई सारे तत्व होते हैं। तो लोक प्रशासन का लोक प्रशासन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है, और बेसिक चीज़ों में संगठन उसका एक बेसिक चीज़ है, बेसिक तत्व है। तो उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं उन सब की हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। संगठन के सिद्धांतों से तात्पर्य प्रशासनिक संगठन की उन प्रक्रियाओं और नियमों से जिसके अनुसार प्रशासनिक संगठन का संचालन करना होता है। तो संगठन से आज से उन सिद्धांतों से है जो औपचारिक संगठन के संचालन हेतु आवश्यक नियम एवं प्रक्रियाएं हैं। इन सिद्धांतों में प्रिंसिपल्स में पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, प्रत्यायोजन, समन्वय, सत्ता एवं उत्तरदायित्व आदि इसमें शामिल हैं। टेलर, फेयोल, गुलिक, उर्विक, विलोबी जैसे लोक प्रशासन के जो आरंभिक विद्वान हैं वो ये मानते भी हैं कि संगठनों का निर्माण कुछ आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए जिससे संगठन अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सके। प्रशासनिक संगठनों के सिद्धांतों का कुछ एक विद्वान ऐसे भी उन्होंने इनका विरोध भी किया है, उनका मजाक भी बनाया है। तो उनमें हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि प्रशासन के जो सिद्धांत आज हैं उनमें दुर्भाग्य से कहावतों की एक कमी मौजूद है। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी जब हम लोक प्रशासन का विकास वाला के विषय में हम चर्चा कर रहे थे उस समय। तो संगठन के हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि प्रशासन के जो सिद्धांत आज हैं उनमें दुर्भाग्य से कहावतों की कमी मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि लगभग जो प्रत्येक सिद्धांत है उसके लिए हमें समान रूप से स्वीकार्य विरोधी सिद्धांत भी मिल जाता है। ऐसे में दो विरोधी सिद्धांत एकदम विरोधी संगठन संबंधी अनुशंसाएं करते हैं। किसी भी सिद्धांत में कहीं भी संकेत नहीं मिलता कि कौन सा सिद्धांत प्रायोगिक दृष्टि से उपयुक्त है। वस्तुतः लोक प्रशासन एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है जिसमें प्रमाणित हो सकने वाले ठोस सिद्धांत एवं नियम प्रतिपादित किए जा सकें। चूँकि लोक प्रशासन मानवीय संगठन तथा प्रक्रियाओं से युक्त एक संबद्ध विज्ञान है, अतः सिद्धांत एवं व्यवहार में हमेशा समानता नहीं रह पाती। लेकिन प्रशासनिक संगठनों के अपने कुछ सिद्धांत हैं जो विश्व भर में प्रचलित हैं। एल डी वाइट के अनुसार इन सिद्धांतों द्वारा आचरण के वह कार्य नियम सुझाए गए हैं जो विस्तृत अनुभव के कारण एक मान्यता जिनको मिल गई है। आपने नाम सुना होगा हेनरी फेयोल का। तो हेनरी फेयोल ने भी यही कहा है। हेनरी फेयोल का भी यही मानना है कि प्रमाणित होने के कारण ही ये सिद्धांत कैसे हैं, विश्वसनीय माने जाते हैं। तो इन सिद्धांतों में हम देखते हैं पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान को हायरार्की भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हायरार्की कहा जाता है। तो हायरार्की का अर्थ है कि सत्ता या प्रास्थिति की श्रेणियों की निम्नतम से उच्चतम एक व्यवस्था, अर्थात संगठन में निम्नतम से उच्चतम की व्यवस्था या अधीनस्थ अधिकारियों की व्यवस्था जिस ढांचे में लिपटी हुई होती है वो ढांचा क्या कहलाता है, पद सोपान का ढांचा कहलाता है। जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, नीचे से ऊपर तक की ओर जाती हैं हमेशा सीढ़ियाँ, हालांकि सीढ़ी ऊपर से नीचे और भी आती है, वो तो दोनों स्थिति होती है। तो हिंदी में पद सोपान अर्थात पदों का सोपान कहा से संगठन की उस रचना से जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके नियंत्रण तथा कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। क्योंकि प्रशासनिक संगठनों में उच्चतम पद से निम्नतम पदों की ओर आते आते कार्मिकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, अतः पद सोपान की जो व्यवस्था है वो पिरामिड की भांति दिखलाई देती है। दूसरे शब्दों में पद सोपान किसी अधीनस्थ पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण या सत्ता है। मुनि की दृष्टि में पद सोपान एक वैश्विक घटना है।
विश्वव्यापी घटना है। प्रशासनिक संगठनों में किया जाने वाला कार्य विभाजन, पद वर्गीकरण, निर्णय एवं नियंत्रण की व्यवस्था तथा अनुशासन की स्थापना पद सोपान से संबंधित है। पद सोपान के द्वारा संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों तथा स्तरों को परस्पर व्यवस्थित ढंग से जोड़ा जाता है। इसी के द्वारा उत्तरदायित्व की पंक्ति भी निश्चित होती है। उच्च एवं निम्न अधिकारी की पदस्थिति भी तय होती है। पद सोपान व्यवस्था में सभी आदेश क्रमशः ऊपर से नीचे एक एक सोपान से उतरते हुए आते हैं तथा नीचे से ऊपर जाते समय पुनः एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। अर्थात पद सोपान व्यवस्था में बीच में किसी सीढ़ी या पद या स्तर को लांघा नहीं जाता है। पद सोपान की इस क्रमिक प्रक्रिया को उचित माध्यम से थ्रो प्रॉपर चैनल की विधि भी कहा जाता है। अब हम इस देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो पद सोपान को परिभाषित करते हुए एल डी वाइट ने कहा है कि पद सोपान ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध है जो सभी जगह लागू होता है। अर्थात पद सोपान को सभी जगह लागू किया जा सकता है। अर्ल लेथम ने भी माना है कि पद सोपान उच्च तथा निम्न पदों की एक सुनियोजित व्यवस्था है। तो कुछ एक परिभाषाएं जो आपको याद करनी होगी। मिलेट ने क्या कहा है, हेनरी फेयोल ने क्या कहा है, मोनेरेल ने क्या कहा, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा इनको देखना। एक खास बात यहाँ पर ये कि मोने और रेले ने पद सोपान व्यवस्था को सीढ़ी नुमा प्रक्रिया या सिद्धांत का स्केलर प्रोसेस नाम दिया उसने, जबकि हेनरी फेयोल ने इसे स्केलर चेन कहा है। उनके अनुसार जहाँ कहीं भी उच्च तथा अधीनस्थों के संबंधों से बना संगठन होगा वहीं ये सीढ़ी नुमा प्रक्रिया अवश्य होगी। किसी भी संगठन में कार्य तथा उत्तरदायित्वों का जो वितरण है वो या तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है या खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, दोनों दिशाओं में ही चलता है। तो संगठन में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल विभाजन में शीर्ष पद, मध्यम पद तथा निम्न पदों की स्थिति होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन में नए नए पद एवं स्तर जोड़े जाते हैं तो यह ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल विभाजन में पद सोपान के स्तरों में वृद्धि किए बिना ही नए नए कार्य या स्थान जोड़ दिए जाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर, और क्षैतिज का मतलब होता है कि एक समान स्थिति में। अब हम देखते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं पद सोपान की। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है इसकी। तो पद सोपान की कुछ एक विशेषताएं कही जा सकती है, जैसे कि इस पद्धति में समस्त जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है उनको इकाइयों तथा उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इन इकाइयों की स्थापना एक के नीचे एक की जाती है जिससे पिरामिड जैसे आकार बन जाता है। इसमें विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। पद सोपान पर आधारित संगठन उचित माध्यम से सिद्धांत का पालन करता है। सभी आदेश तथा सूचनाएं उचित माध्यम से होकर गुजरती है तथा बीच में किसी भी स्तर को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति केवल अपने से निकटतम वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है, किसी अन्य अधिकारी से नहीं लेता। अतः आदेश की एकता के सिद्धांत का भी पालन होता है। इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व के मध्य एक समुचित तालमेल भी बना रहता है, क्योंकि बिना उत्तरदायित्व के अधिकार खतरनाक हो जाते हैं और बिना अधिकार के उत्तरदायित्व अर्थहीन हो जाते हैं। तो वस्तुतः पद सोपान व्यवस्था नेतृत्व, सत्ता के वितरण, डेलीगेशन तथा कार्यों के विभाजन पर आधारित होती है। यह सिस्टम दो उद्देश्यों को पूरा करता है। एक तो ये है कि कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य का विभाजन होता है और विशेषज्ञों के कार्य तथा व्यवहार को एक संयुक्त प्रयास में जोड़ा इसमें जाता है। अब हम देखते हैं कि पद सोपान के जो प्रकार हैं वो क्या हैं। टाइप्स ऑफ हायरार्की। तो पिफनर और शेरवुड ने, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पिफनर और शेरवुड ने पद सोपान के कितने प्रकार बताए, उनके नाम लिखो। तो अगर मान लो इस तरह से आता है आपके, तो आप बताना कि पिफनर और शेरवुड ने पद सोपान की 4 प्रणालियाँ बताई है। एक उन्होंने बताया कि कार्य आधारित पद सोपान होता है। तो इस प्रणाली में प्रत्येक जो कर्मचारी होता है वो का स्थान उसके द्वारा किए जा रहे या उसे प्रदत्त किए गए कार्यों के आधार पर निश्चित होता है।
कार्मिक जिस प्रकार का कार्य करता है उसी के अनुरूप उसे अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। स्वाभाविक रूप में अधिक अधिकारों से युक्त व्यक्ति उच्च पद पर तथा तुलनात्मक रूप से कम अधिकार प्राप्त व्यक्ति पद सोपान में नीचे पद पे होता है। तो ये तो हो गया कार्य आधारित। दूसरा होता है रैंक आधारित पद सोपान। तो जो रैंक आधारित पद सोपान है इस प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्मिक की स्थिति होती है वो उसके कार्य या उत्तरदायित्व के आधार पर नहीं होकर के पद के आधार पर होती है। सेना में प्रचलित ये प्रणाली पद प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण मानती है। सेना का एक कर्नल चाहे मोर्चे पर आदेश दे या सेना मुख्यालय में फाइल निपटाए वह कर्नल ही रहेगा। तीसरा होता है कौशल आधारित पद सोपान। तो पद सोपान की इस पद्धति में कार्मिक की योग्यता तथा दक्षता पर बल दिया जाता है। अर्थात कार्मिक में योग्यता कितनी है और दक्षता क्या है उसकी। किसी कारखाने में कार्यरत इंजीनियर या अस्पताल में डॉक्टर उच्च कौशल से युक्त होते हैं जिनकी सहायतार्थ अनेक सहायक विशेषज्ञ एवं तकनीकी कार्मिक कार्य करते हैं। उच्च विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिक उच्च पद पर रहता है। चौथा है वेतन आधारित पद सोपान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अधिकतम वेतन पाने वाला अधिकारी संगठन में शीर्ष पर और कम वेतन पाने वाला कर्मचारी नीचे के पद पर होता है। तो वस्तुतः प्रशासनिक संगठनों में जो पद सोपान है वो एक प्रणाली पर आधारित नहीं होकर के सभी प्रणालियाँ कुछ प्रणालियों के समन्वय पर आधारित होता है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर किसी एक प्रणाली पर आधारित हो सकता है, लेकिन कुछ प्रणालियों का ये मिला जुला स्वरूप होता है। और पद सोपान का जो उदाहरण हम बहुत सारे उदाहरण होते हैं पद सोपान के। पुलिस महानिदेशक सबसे ऊपर होता है, फिर पुलिस महानिरीक्षक होते हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक होते हैं, उनके नीचे पुलिस अधीक्षक होते हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, फिर निरीक्षक हैं, उप निरीक्षक हैं, सहायक उप निरीक्षक है, मुख्य आरक्षी है, फिर आरक्षी है। तो ये एक उदाहरण के लिए समझाया है कि ये इस तरह की व्यवस्था होती है। इसको और आसानी से आप समझने के लिए आप देख सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं तो गाँव में पटवारी होता है, पटवारी से ऊपर फिर ILO होता है जो सर्किल इंस्पेक्टर या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नाम से जिसे जाना जाता है। ILR होता है। ILR से ऊपर फिर नायब तहसीलदार होता है, फिर तहसीलदार होता है, तहसीलदार के ऊपर फिर सहायक कलेक्टर होता है और सहायक कलेक्टर के फिर ऊपर उपखंड अधिकारी होता है जिसे डिप्टी कलेक्टर भी कहा जाता है या SDM कहा जाता है। SDM से ऊपर फिर ADM होता है या अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर से ऊपर फिर जिला कलेक्टर होता है। तो ये पद सोपान है कि ये बढ़ता हुआ पद सोपान है। अर्थात हम पटवारी से देख करके हमने जिला कलेक्टर तक का पद देखा है। अब हम देखते हैं कि पद सोपान के लाभ क्या हैं। इसके बहुत से लाभ हैं। तो प्रत्येक बड़े संगठन में आदेश की एकता बनी रहनी आवश्यक है जिससे केवल पद सोपान व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आदेश की एकता का अभिप्राय आपको मैं समझा दूँ संक्षेप में कि आदेश की एकता का मतलब है कि हालांकि हम इस पर आगे जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर, फिर भी आपको समझना चाहिए कि आदेश की एकता से अभिप्राय है कि प्रत्येक अधीनस्थ एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। यही आदेश की एकता होती है। तो पद सोपान के माध्यम से आदेश की एकता बनी रहती है। पद सोपान को संगठनात्मक समन्वय, एकजुटता तथा अनुशासन का भी आधार माना जाता है क्योंकि इसमें संगठन की विभिन्न इकाइयाँ परस्पर जुड़कर एक संयुक्त ढांचे का निर्माण करती है। यह व्यवस्था संगठन में नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे के संपर्क या संचार माध्यम को स्पष्ट करती है। इससे प्रत्येक कार्मिक को यह स्पष्ट रहता है कि उसका संबंध किससे है। इसका अभिप्राय है कि मतलब पद सोपान के माध्यम से यह तय रहता है कि कौन सा व्यक्ति संगठन में किस स्तर पे कार्य करेगा। तो ये पद सोपान में पूरी तरह से तय हो जाता है। फिर है कि पद सोपान व्यवस्था के कारण उच्चाधिकारियों के जो कार्य का बोझ है वो भी हल्का रहता है। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो जाता है। इसमें उच्चाधिकारी के नीचे कई अधीनस्थ स्तर स्थापित होते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ अपने स्तर पर निर्धारित प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकारी रहता है।
अधीनस्थों को उच्चाधिकारी द्वारा अधिकार एवं कार्य सौंपे जाने से वे स्वयं को संगठन में महत्वपूर्ण भी समझते हैं, उससे उनमें अपनत्व की भावना भी व्याप्त होती है। पदसोपान सिद्धांत में उचित माध्यम से की प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाता है, जिससे छोटे रास्तों से या किसी को लांघ कर कार्य करने की गलत परंपरा विकसित नहीं हो पाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उचित माध्यम से नियम का पालन करने से फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है, क्योंकि पदसोपान व्यवस्था में तुरंत पता किया जा सकता है कि अमुक संबंधित कोई भी जो फाइल है वो कहाँ पर है। तो पदसोपान व्यवस्था से प्रशासनिक नेतृत्व का विकास होता है, और ये जो व्यवस्था है ये प्रत्यायोजन को भी बहुत आसान बना देती है। प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन, और इससे पदोन्नति भी पदसोपान में लाभप्रद होती है। पदोन्नति की व्यवस्था के लिए भी ये लाभप्रद है। लेकिन पदसोपान का जो सिद्धांत है या पदसोपान की जो व्यवस्था है उसके अनेक नुकसान भी हैं, हानियाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं, दोष भी हैं। जैसे लोक प्रशासन तथा नौकरशाही की धूमिल होती छवि तथा कठोर कार्य प्रणाली की जड़ पदसोपान व्यवस्था में छुपी हुई है। पदसोपान का सिद्धांत जितना लाभप्रद दिखाई देता है उसमें कुछ दोष भी हैं। जैसे पहला है कि पदसोपान पद्धति में अधिकांश आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं? पदसोपान पद्धति में अधिकतर आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। इसमें निम्न स्तर पर कार्यरत कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का ज्यों का त्यों पालन करें। इस कारण निम्न स्तर पर संगठनों के उद्देश्यों तथा कार्य के प्रति रुचि में तत्परता नहीं रह पाती। दूसरी बात है कि इसमें प्रशासनिक संगठनों में लचीलापन नहीं रह पाता। प्रत्येक कार्य सोपानबद्ध ढंग से होता है। स्वाभाविक है कि इसमें संगठन के व्यक्तियों में आपसी संबंधों का जीवंत ढंग से विकास नहीं हो पाता। पदसोपान व्यवस्था की सफलता या विफलता मुख्यतः संगठन के मुखिया की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर करती है। यदि मुखिया अनौपचारिक संबंधों के आधार पर संगठन में स्फूर्ति का संचार कर सके तो ही सफलता मिल पाती है। उचित माध्यम से विधि का पालन करने से कार्य संपादन में अनावश्यक देरी भी होती है। पदसोपान व्यवस्था में फाइल एक एक सोपान तय करती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी स्तरों पर कार्यरत कार्मिक योग्य, कुशल, त्वरित व संवेदनशील हो। इसी कारण से फाइल कहीं भी अटक सकती है रास्ते में। इस सिद्धांत को संगठन में ये अपनाया जाता है, अपनाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी ये है कि इससे रूढ़िवादिता, कठोरता, नियमबद्धता, पहल नहीं करने की भावनाएं जन्म लेती है, अर्थात तुरंत महत्व के मामले भी शीघ्र नहीं निपट पाते हैं। और भारत में तो स्थिति ये है कि यहाँ तो फिर इसके कारण से इमीडिएट, अर्जेंट आदि की अलग से पर्चियाँ लगानी पड़ती हैं। तो ये व्यवस्था संगठन के कार्मिकों में उच्च और निम्न का भेद उत्पन्न करती है, जिससे असहयोग एवं अलगाववादी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इससे होता यही है कि वह बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इस तरह की भावना इससे लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। तो अब इसका समाधान क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो पदसोपान में जो निहित कमियां हैं उनके समाधान के कुछ एक आध तरीके हैं। जैसे एक तो कि इस तरह लांग करके हम कार्य कर सकते हैं कि पदसोपान व्यवस्था में एक प्रमुख इसकी कमियां मानी जाती है कि इससे कार्य में विलंब होता है। तो पदसोपान व्यवस्था में क्रम से एक एक सीढ़ी या स्तर पर आने जाने का नियम है। तो अगर हम स्तर लांग दें, जैसे कि अगर एक कोई नीचे का अधिकारी है, बीच के अधिकारी से के पास फाइल नहीं भेज करके वो सीधे ऊपर वाले अधिकारी के पास फाइल भेज देता है संबंधित व्यक्तियों को विश्वास में लेकर के, तो कार्य जल्दी हो जाएगा। या दूसरा एक इसमें आता है कि बीच में अगर कोई हम सेतु बांध लें, जब संगठन में दो समस्तरीय पदधारक कार्मिकों में परस्पर संवाद स्थापित करना हो तो निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना सीधे ही आपस में चर्चा कर लें। इसको पुल बांधना भी कहते हैं। सीधे आपस में चर्चा करने का लाभ ये होता है कि समय बचता है। हेनरी फेयोल ने इसको गैंग प्लैंक का नाम दिया है। गैंग प्लैंक का शब्दकोशी अर्थ यही होता है कि नाव के अंदर या बाहर चलने के लिए लकड़ी उठाने का जो तख्ता होता है उसे गैंग प्लैंक कहा जाता है। तो गैंग प्लैंक का सिद्धांत पदसोपान में निहित जो समयबद्ध वाली कमियां हैं उनको दूर करने की एक व्यवस्था है।
फेवल के अनुसार संगठन में एक संभाग के अधिकारी को दूसरे संभाग के समस्तरीय अधिकारी से कार्य पड़ता हो तो गैंगप्लैंग विधि का सहारा ले लेना चाहिए। लेकिन फेवल अनुभव करते हैं कि निजी संगठनों में तो सरलता से हो जाता है, सरकारी संगठनों में जहाँ सत्ता के सूत्र अस्पष्ट होते हैं वहाँ पे इसके उपयोग इतना प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाता। इस प्रकार पदसोपान का सिद्धांत संगठन में आवश्यक है, लेकिन इसमें व्याप्त दोषों का निवारण करना भी प्रमुख अधिकारी की जिम्मेदारी है। मुने के शब्दों में प्रत्येक संगठन में यह सीढ़ी नुमा श्रृंखला उसी प्रकार आवश्यक है जैसे घर में गंदे पानी के निकास के लिए नाली जरूरी है, लेकिन कोई भी इंसान इस नाली को घर समझकर इसके अंदर नहीं रहता। उसी प्रकार सीढ़ी नुमा श्रृंखला को संचार का एकमात्र साधन नहीं मानना चाहिए। नाइग्रो भी कहते हैं कि संगठन की औपचारिक संरचना तथा नियम ही प्रमुख नहीं है, बल्कि अनौपचारिक संगठन तथा संबंध भी महत्वपूर्ण होता है। अतः अनौपचारिक विधियों तथा संबंधों से भी पदसोपान के दोष दूर किए जा सकते हैं। तकनीकी परियोजनाओं में पंखाकृति संगठन भी बनाए जाते हैं, जहां एक कार्मिक कई अलग अलग इकाइयों या पर्यवेक्षकों से सुपरवाइजर से जुड़ जाता है और उत्तरदायी भी होता है। इसलिए पदसोपान व्यवस्था को भी कठोरता से व्यवहार में नहीं उतारना चाहिए, लेकिन पदसोपान का सिद्धांत संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और पदसोपान का सिद्धांत संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के साथ एक आधारभूत सिद्धांत भी है, क्योंकि संगठन का जो संचालन है उसमें पदसोपान की एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है और पदसोपान का सिद्धांत प्रत्यक्षतः कार्मिक प्रशासन से जुड़ा हुआ है, बल्कि पदसोपान से कार्मिक की पहचान है। पदसोपान के माध्यम से निर्णय, संचार, नेतृत्व, बहुत सारी चीज़ें संचालित होती है। तो आपके लोक प्रशासन में ये जो बहुत सारे सिद्धांत हैं उनमें पदसोपान एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और आपको इस सिद्धांत के संबंध में पर्याप्त ढंग से अध्ययन करना होगा, इसको समझना होगा। पदसोपान तो एक आसान सा सिद्धांत है, इसलिए आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और भी कुछ एक अन्य सिद्धांत है वो भी आप पदसोपान से जुड़े हुए हैं, जैसे आदेश की एकता है। तो इसका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।